नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में हमारे यूपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे तिरुपति दर्शन एवं यात्रा की तथा इसकी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही यदि आप यहाँ पर विजिट करने की सोच रहे हैं तो बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त होगी और आप आसानी से और सुगमता से अपनी यात्रा को कर पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं दक्षिण भारत की संस्कृति, जिसमें कि हम देखेंगे तिरुपति दर्शन एवं इसके मंदिर की जो दर्शन की प्रक्रिया होती है, यहाँ की जो प्रथाएं होती हैं उनके बारे में हम बेहतर अध्ययन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। हम देखें तो तिरुपति जो मंदिर है उसमें हम देख सकते हैं कि पहले राज्य की बात होती है तो यह आंध्र प्रदेश की तेसांचलम की जो 7 पहाड़ियाँ, तेसांचलम की पहाड़ियाँ या 7 हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है, जो कि हम देख सकते हैं कि 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं। यह जो पर्वत हैं तेसांचल पर्वत 800 किलोमीटर में फैले हुए हैं तथा इनकी एज लगभग जो कि मानी जाती है 50,000 वर्ष पुराने यह पर्वत यहाँ पर हैं। और प्रसिद्ध कवि जिसकी रचनाएँ यहाँ पर गाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, उन कवि का नाम आपको याद रखना है, वह हैं अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य की कविताएं यहाँ पर जो पूजा विधि है एवं यहाँ पर इनकी लिखी हुई जो कहानियाँ हैं, इनके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वह यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम देखें तो यह जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, वह विष्णु के स्वरूप जो कि श्रीनिवास वेंकटरमण रूप में यहाँ पर विराजमान है उनको समर्पित है। तो यह विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर है। आइए आगे देखते हैं। यह 7वीं सदी में बनाया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी जो मूर्ति है उसके विषय में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि यह यहाँ पर कब से स्थापित है। लेकिन हम देख सकते हैं कि 7वीं व 8वीं सदी के बीच में इसको बनाया गया था। और शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली में इसको बनाया गया है। द्रविड़ शैली में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के शंक्वाकार आकार के यहाँ पर जो गोपुरम होते हैं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ऐसे जो हॉल्स होते हैं, इस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसमें आपको जो पिरामिड जैसा आकृति दिखाई देगी, ये जो पिरामिड जैसी आकृति दिखाई देती है इसको गोपुरम कहा जाता है। तथा जो कि स्तंभ हॉल होते हैं, जो स्तंभ हॉल जो कि इसके नीचे का जो एंट्रेंस होता है, जब हम अंदर जाते हैं और इस प्रकार की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें मंडपम कहा जाता है। तो यहाँ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि मंडपम व गोपुरम यह जो इस प्रकार की आकृतियाँ हैं वह कहलाती हैं। गोपुरम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो कि देखने में ऐसा प्रतीत होता है, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वह भी आपको स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार की एक्सप्रेशन देते हुए इन मूर्तियों को बनाया गया है। ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत की यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी विथ एक्सप्रेशन के आपको देखने के लिए मिलेगी। एक मूर्ति अपने आप में एक शब्द का वखान करती है, ऐसा लगता है कि जो वो कुछ बोल रहे हों। और हम देख सकते हैं कि जो गोपुरम की जो दीवारें होती हैं, और हम देख सकते हैं कि गोपुरम का जो शीर्ष होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। एवं स्तंभ हॉल में जो मंडपम होता है, मंडपम की दीवारों पर भी बहुत सारे चित्र उकेरे हुए हैं, जो कि शिला से निर्मित होते हैं, जो कि हस्त निर्मित हैं। एवं 7वीं शताब्दी आप सोच सकते हैं कि किसी प्रकार की मशीन का यहाँ पर यूज़ नहीं होता था। इनका गणितीय विज्ञान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैसे स्तंभ कई स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। प्रमुख राजवंशों के बारे में बात करें, कौन कौन से ऐसे जो राजवंश रहे जिन्होंने इसका संरक्षण किया है। 7वीं सदी में
इसका जो निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 9वीं सदी का जो समय आता है, पल्लव वंश द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। अतः पल्लव वंश के अंतर्गत यहाँ पर पूजा की जाती थी और इन्हीं के अंतर्गत यह आता था। इनकी जो देखरेख की जिम्मेदारी है पल्लव वंश के अंतर्गत होती थी। 11वीं सदी की बात करें तो यह चोल वंश के अंतर्गत आया। और हम देखें 14वीं व 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य, जो कि हमने दक्षिण भारत के साम्राज्यों में इसका अध्ययन किया है। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही विकसित हुआ करता था। मदुरई कोंड ऐसे जो राजा हुआ करते थे जो कि यहाँ पर स्थित थे, इनके बारे में हमने अपने इतिहास के व्याख्यान में अध्ययन किया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। 18वीं व 19वीं सदी में आपको पता ही होगा कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वह ब्रिटिश काल के अंतर्गत आ चुका था। यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा शासन करने की नीति बनाई जा रही थी। यहाँ पर व्यापार के माध्यम से अब वो यहाँ पर शासन करने की नीति बना रहे थे, लगातार राजाओं को हरा रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 18वीं व 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत इसको रखा गया था। एवं हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चढ़ोतरी की प्रथा है, जो इनका यहाँ की इनकम ऑफ रिसोर्स है, वह पहले से ही मौजूद है। यहाँ पर जो चढ़ावे की प्रथा है वो कई वर्षों से मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि ब्रिटिश काल में हुआ करता था, इनके द्वारा भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया तथा संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ यहाँ से टैक्स वसूला गया। अब हम देख सकते हैं कि चूँकि यह जो स्थान है बहुत ही प्रमुख हुआ करता था, अंग्रेजों के द्वारा भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा गया और 1933 में एक कदम उठाया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि ब्रिटिश शासन ने एक अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत मंदिर की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र निकाय, एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को तिरुपति तिरुमाला ट्रस्ट नाम दिया गया। टीटी जो टीटीडी होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके द्वारा इसकी देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ से की जाने लगी, जो कि 1933 का समय हुआ करता था। आज भी यही संस्था इसकी देखरेख करती है। वर्तमान में हम जाकर देख सकते हैं कि टीटीडी द्वारा यहाँ पर जो किया जाता है या मंदिर की देखरेख संबंधी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यात्री सुविधाओं की बात करें। जब आप यात्रा करेंगे तो आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं, असुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो असुविधाओं से बचने के लिए हमें सुविधा की जानकारी होनी चाहिए। तो आज नई दुनिया के हिसाब से यहाँ जो भी डिजिटल लेस जो चीज़ें होनी चाहिए वह यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर का जो अच्छा पक्का रास्ता बनाया गया है, जो कि घुमावदार मोड़दार है, जो कि रास्तों से होकर गुजरता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका हुआ करता है। शेषांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, सीधी चढ़ाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको सुगम बनाने के लिए 30 किलोमीटर यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है तथा श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर पैदल भी जाते हैं। जो पैदल लोग जाते हैं वह अलीपीरी गोपुरम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और यहीं पर इसको इनका जो क्या होता है रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। और इस रजिस्ट्रेशन के होने के बाद इनको एक कार्ड प्राप्त होता है। इस कार्ड के माध्यम से उनको यात्रा से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। इसके बाद उन यात्रियों को सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं और वह अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हम ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी शेषांचल पहाड़ी पर, जहां पर हमारा मंदिर बना हुआ है वहां पर हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले एक प्रथा को अंजाम दिया जाता है। यहाँ यह भवन है जिसका नाम है कल्याण कट्टा। कल्याण कट्टा में एक खास रस्म होती है जिसमें श्रद्धालु अपने बाल दान करते हैं। मान्यता यह है कि जो बाल दान किए जाते हैं, बालों को माना जाता है कि यह एक युगों को एक अहम के प्रतीक होते हैं। जब आप ईश्वर के सामने जाते हैं तो अपने अहम को त्याग देते हैं। तो इसी प्रथा के चलते अपने बालों को यहाँ पर त्यागा जाता है। आइए देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तिरुपति मंदिर। अब हम मुख्य मंदिर को देख रहे हैं। यह जो मुख्य मंदिर है, यहाँ से यहाँ तक जो हम देख सकते हैं, यह 2.2 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 415 फीट, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लंबाई है 415 फीट है और चौड़ाई 263 फीट की है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह बना हुआ है। यह आप गोपुरम देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको मंडपम दिखाई देंगे। आगे देखते हैं।
महाद्वारम, महाद्वारम इसको कहा जाता है। यह 25 फुट का ऊंचा गोपुरम होता है जो कि एक द्वार की भांति होता है जिसके अंदर से आपको गुजरना होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्वज स्तंभ दिखाई देगा। बाईं ओर देखेंगे तो रंगनायक मंडपम तथा दाईं ओर आईना महल देखेगा जिसकी हम तस्वीर दिखाने वाले हैं। यह है ध्वज स्तंभ जो कि आपको गोपुरम के अंदर जाते ही दिखेगा। बहुत ही सुंदर आकृति से बनाया हुआ है और इसको देखकर आपको यह प्रतीत होगा कि आप किसी जो कि वास्तविक दुनिया में नहीं है, आप किसी देवलोक में गमन कर रहे हैं। इसके आगे जाते ही आपको आईना महल दिखेगा। तो आईना महल जो कि बाईं ओर स्थित है। और इस प्रकार हमने देखा कि मंदिर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वेंडी वाकिली यह एक प्रमुख स्थान है। यह गर्भगृह का द्वार है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको इसी द्वार पर रहकर वेंकटरमण स्वामी जो कि यहाँ पर विराजमान हैं उनके दर्शन करने होते हैं। इसके अंदर एक हॉल होता है जिसे बंगारू वाकिली कहा जाता है। यहीं से आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। और जो इनका मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप से बंगारू वाकिली की दूरी 30 फुट होती है। यानी आपको 30 फुट की दूरी से ही अपनी नज़र को गड़ाए रखना पड़ता है तथा इनके दर्शन के लिए आपको देखना पड़ता है। यदि आपका यहाँ पर ध्यान भटक जाता है या आपका कहीं ध्यान कहीं और होता है तो केवल 4 से 5 सेकंड का आपको यहाँ पर समय मिलता है। यह वेंकटेश्वर स्वामी से 30 फुट की दूरी पर आगे स्थित है। यहाँ से आगे जाने की इजाज़त आम लोगों को नहीं है। जो यहाँ के प्रीस्ट होते हैं, यहाँ के जो 200 पुजारी होते हैं, वही यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए जाया करते हैं। यहाँ आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा। इसी के अंतर्गत आपको जो कि मूल स्वरूप है उस पर नज़र गड़ाए रखनी है और यहाँ पर आपको दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बंगारू वाकिली को देख रहे हैं। यह जो स्थान है वह बंगारू वाकिली कहलाता है। और यहाँ से आपको अंदर जो कि वेंकटरमण स्वामी है जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, उनके दर्शन होंगे। बहुत ही सुप्रीम एनर्जी का यहाँ पर अनुभव होता है और दर्शन के साथ बहुत सारी शांति प्राप्त होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 30 फुट का जो यहाँ पर अंदर का जो दूरी है वह आपके बीच में रहेगी। और अंदर किसी भी प्रकार की लाइट नहीं होती। यहाँ पर दीप का प्रकाश केवल होता है। अब विशेष जानकारी यहाँ से लेते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मंदिर बनाने की जो प्रथा है और इस प्रथा को हम मानते हैं कि इसे आगम शास्त्र के अनुसार बनाया गया था। जो आगम शास्त्र है उसकी प्रथा के अनुसार इसका जो गेट बनाया गया है और इसी के अनुसार टीटीडी है जो कि ट्रस्ट है 1933 में बनाया गया था, उसे मंदिर के द्वार को बड़ा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मूल स्वरूप में जो चीज़ें ऐतिहासिक है उनको वैसा का वैसा ही बनाया रखा गया है। और हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसी बातें उठी कि यात्रियों को जाने में सुगमता हो, इसके लिए द्वार बड़ा कर देना चाहिए। लेकिन यह बात यहाँ पर नकार दी गई। टीटीडी द्वारा आगम शास्त्र की बातों को फॉलो किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्शनार्थी जो होते हैं उनको एक ही मार्ग से होकर गुजरना होता है। चाहे वो वीआईपी टिकट लेकर आए हों, चाहे वो पैदल यात्रा करके आए हों, चाहे वह सड़क मार्ग से आए हों, उन्हें इस एक ही द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। जहाँ पर हमें एक इक्वलिटी का जो कि समानता का प्रतीक दिखाई देता है। 2008 की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो थोड़े से दर्शन होते हैं, कई लोगों की जो यात्री होते हैं उनका इससे भी मन नहीं भरता। और हम देख सकते हैं कि ईश्वर को निहारना सभी चाहते हैं, अच्छे तरीके से दर्शन करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए 2008 में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा और यहाँ का जो न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा रिप्लिका बनाई गई, जो कि एक मंदिर के समान ही दूसरा मंदिर है जहाँ पर सभी उसी प्रकार की प्रथाओं को किया जाता है तथा जिसकी लाइव दर्शन आप देख सकते हैं जो कि चैनल पर आप देखते होंगे। पूजा में चंदन का प्रयोग किया जाता है जो शीशांचल के पर्वत पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और यहाँ पर इसका कल्टीवेशन भी यानी यहाँ पर चंदन की खेती भी की जा रही है। लगभग यहाँ पर इतना चंदन उगाया जा रहा है कि 200 से 300 वर्षों तक लगातार इनकी पूजा इस चंदन से की जा सकती है और भविष्य में इसके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पर प्रमुख जो त्यौहार है वह ब्रह्म उत्सव हुआ करता है जो कि 1 मंथ का त्यौहार होता है। इस त्यौहार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रथाएं यहाँ पर अपनाई जाती हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम धर्मागिरी की बात करेंगे।
वेंकटेश्वर वेद ज्ञान पीठम के नाम से यह प्रसिद्ध है, जो कि 136 वर्ष पूर्व यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर पुजारियों की ट्रेनिंग होती है। लगभग हम देख सकते हैं कि 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वह यहाँ पर 10 वर्ष की आयु से ही अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर देता है पृष्ठ बनने के लिए, पुजारी बनने के लिए। हजारों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन केवल 200 ऐसे पुजारी होते हैं, 200 ऐसे छात्र होते हैं जिनको मुख्य मंदिर की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो यहाँ के पुजारी होते हैं, इनके अलावा जीयर्स भी होते हैं। यह वास्तविक तौर पर यहाँ के संरक्षक माने जाते हैं, यानी यहाँ के जो तिरुपति मंदिर के जो ताले हैं उनकी चाबी इन्हीं के पास होती है। मंदिर खुलने से लेकर बंद होने तक की गतिविधियों का यह नियंत्रण किया करते हैं। ब्रह्मोत्सव में भी हम देख सकते हैं कि यह साथ साथ चलते हैं। और हम देख सकते हैं कि ब्रह्मोत्सव के दौरान जो यहाँ के जो वेद विज्ञान पीठम है, इसके जो छात्र होते हैं वह यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हैं। आगे देखते हैं। यह 11वीं सदी के सांस्कृतिक नेता यानी जो जीयर्स हुआ करते हैं, वह 11वीं सदी के एक नेता हुआ करते थे, जो कि सांस्कृतिक धार्मिक नेता एवं सुधारक हुआ करते थे, जिनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। उनका नाम था रामानुज। इनके वंशज माने जाते हैं तथा इनकी टीचिंग को यह फॉलो किया करते हैं। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई एक्ट होता है या कोई किसी भी देश का संविधान होता है और उसमें सुधारात्मक विधियां लिखी होती हैं, तो इसी प्रकार की विधियों का जो कार्य है वह रामानुज के द्वारा किया गया था। तो इन्हीं के जो वंशज हुआ करते हैं, जो कि यहाँ पर मंदिर की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे प्रमुख चीज़ तिरुपति लड्डू, जो कि बहुत ही फेमस है, जीआई टैग जिसको प्राप्त है। तिरुपति तीर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रसाद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे आपको एक पर्ची मिलेगी और आपको एक मुफ्त में एक लड्डू प्राप्त होगा, जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यह जो लड्डू है, यह जो कि तिरुपति स्वामी है, इनके भोग का हिस्सा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 3 लाख लड्डू का निर्माण यहाँ पर किया जाता है और लोग इसको भारी मात्रा में यहाँ से परचेस करते हैं। सभी लोग लड्डू तो ले ही जाते हैं और यह इसका जो स्वाद होता है वह अमृत तुल्य होता है, यानी अमृत के समान होता है। विशेषता में देखें तो इसको पेटेंट कराया गया है और ऐसा लड्डू आपको दुनिया में कहीं भी देखने को व खाने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इलायची और जो बूंदी होती है उसको घी में सेक कर, और इसके अलावा काजू और ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं। अन्ना प्रसादन, यह भी बहुत ही प्रमुख चीज़ है। यहाँ पर मुफ्त व इनका अन्ना प्रसादम में भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। सुबह पर नाश्ते के रूप में खिचड़ी दी जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्था है, आपको यदि मैनेजमेंट की व्यवस्था को समझना है तो सबसे बेहतर मैनेजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। धूल का एक कण भी नहीं दिखाई देगा और बहुत ही शुद्धता से यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1000 लोगों की क्षमता वाले 4 हॉल मौजूद हैं। हर हॉल में हम देख सकते हैं कि 1000 लोग बैठते हैं और 4000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। और खाने के टाइम पर हम देख सकते हैं कि सभी की थाली में गर्म जो भोजन होता है वह परोसा जाता है। सुबह नाश्ते में पौष्टिक खिचड़ी मिलती है, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है शरीर के लिए। इसके अलावा बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि दोपहर में इस प्रकार का हमें भोजन प्राप्त होता है, जिसमें चावल, सब्जी और खीर, इडली वगैरह होती है, जो कि सात्विक भोजन है और इसके अलावा शुद्ध शाकाहारी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस किस प्रकार के यहाँ पर होते हैं। अब अन्ना प्रसादम की हम थोड़ी सी एक जो वीडियो है वह आपके सामने प्ले करने वाले हैं। यह देख सकते हैं आप, ये है हॉल। इस हॉल में आप देख सकते हैं कि 1000 लोगों की क्षमता यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इस प्रकार के 4 हॉल बनाए गए हैं।
कितने सात्विक तरीके से, और यहाँ के लोगों की कल्चर आप देख सकते हैं, बहुत ही सीधे साधे और संस्कृति में रहने वाले लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अंत में हम अध्ययन करें इसे हुंडी कहा जाता है। यह एक दान पात्र होता है। तिरुपति में दान करने की बहुत ही प्रमुख प्रथा है। यहाँ पर लोग स्वर्ण दान करते हैं और इसके अलावा बाल दान की भी प्रथा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो हुंडी है इसमें इसे दान पात्र है। यहाँ पर स्वर्ण, पैसे, आभूषण सभी लोग यहाँ पर दान किया करते हैं। तो इसके लिए आपको मंदिर परिसर में लगी हुई हुंडी पर जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हुंडी होगी यहाँ पर आप दान पात्र में अपना दान कर सकते हैं। आइए घूमते हैं थोड़ी से तिरुपति के बाज़ार में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लकड़ी से निर्मित किस प्रकार की यहाँ पर खिलौने आपको मिलते हैं जो कि भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। यदि आप यहाँ पर जाएं तो इस प्रकार के खिलौने खरीदें जो कि भारतीयों द्वारा निर्मित हैं, जो कि मेक इन इंडिया में आप देख सकते हैं कि भारत के खिलौनों को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। तो दक्षिण भारत में आपको इस प्रकार के खिलौने मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो पुजारी हैं वह किस प्रकार हवन पूजन यहाँ पर करा रहे हैं और इसमें आपको संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार की संस्कृति की झलक आपको यहाँ के बाज़ारों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आपने समझा भारतीय संस्कृति के बारे में, दक्षिण भारत की संस्कृति के बारे में। आप यदि इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए। और मेरा तो यह कहना है कि हर वर्ष यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको एक ऐसी शांति का अनुभव प्राप्त होगा जो कि आपके शरीर में, जो कि आपकी जो दैनिक कार्यों में है उन साल भर ऊर्जा को बनाए रखेगा। तो आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। और इस प्रकार की जानकारी आप अपने परिजनों, ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं, जो इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। यदि आप इस प्रकार की बातों को सोचते हैं तो इनको आगे पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।